शुरू कर दिए। तो नमस्कार साथियों, शिखर एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। और मैं हूं राकेश सकलानी। आज हम इस ऑनलाइन क्लास में एक छोटे से टॉपिक मात्रा के बारे में कुछ बात करेंगे कि मात्रा कहते किसको हैं और ये मात्राएं व्यंजनों के साथ मिलाकर के किस प्रकार लिखी जाती हैं। ठीक है, तो आप जानते होंगे ये छोटी ही क्लास का एक विषय है, टॉपिक है, जो सामान्य तौर पर 5वीं क्लास से पहले पहले भी पढ़ा दिया जाता है, या 6, 7, 8 में, कक्षा 6, 7, 8 तक व्याकरण जब पढ़ाई जाती है तो उस सिलेबस का हिस्सा होता है। लेकिन हम इसको बहुत पहले पढ़ चुके होते हैं, और अब जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं तो इन विषयों को लेकर, इन टॉपिक को लेकर कुछ हिंदी के कुछ सवाल बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, मात्रा नामक एक टॉपिक सिलेबस में पूरी तरह से व्याख्यायित तो नहीं है, स्पष्ट एक हेडिंग के रूप में, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल बनते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि मात्रा कहते किसको हैं और मात्राओं की संख्या होती कितनी, और इन मात्राओं का प्रयोग हम जब व्यंजनों के साथ मिलाकर करते हैं तो किस ढंग से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस टॉपिक से संबंधित टॉपिक विशेष प्रकार से उल्लेखित नहीं है सिलेबस में, लेकिन इस टॉपिक से संबंधित सवाल आपको 2-3-4 अवश्य बनेंगे। अब कैसे बनेंगे, जब मैं इसको पहले पढ़ा दूंगा फिर बताऊंगा कि इसका संबंध कहाँ है और कहाँ आपके काम आएगा और किस प्रकार आप फिर प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मात्राएं बहुवचन है, और अगर मैं इसको एक वचन में लिखूं तो मात्रा इस ढंग से लिखेंगे। ये एक वचन रूप है, आप सब लोग जानते होंगे कि वचन या लिंग या भाषा में पढ़ा जाता है। ये मात्रा नामक शब्द का एक वचन रूप है, और अगर इसको बहुवचन में लिखें तो इस ढंग से लिखेंगे हम, बहुवचन में। ठीक है, तो मात्राएं कहें या मात्रा, शब्द एक ही है, वचन नानुसार ये अलग अलग लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि पहले की मात्रा कहेंगे किसको। ठीक, परिभाषा के रूप में मात्रा को कैसे जानेंगे, और अगर आपसे कोई पूछे कि मात्रा कहते किसको तो 2 लाइन में आप स्पष्ट मात्रा की परिभाषा किस प्रकार दे पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इससे पहले हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि मात्राएं स्वरों की बनती हैं, है ना। और स्वर हमारे पास कितने होते हैं, हिंदी भाषा में 11 स्वरों को माना जाता है। हिंदी वर्णमाला में हम स्वरों की संख्या 11 मानते हैं। वो अलग बात है कि मूल तक कितने हैं, कुल कितने हैं, लेखन के आधार पर कितने हैं, परंपरागत रूप से कितने हैं, उच्चारण की दृष्टि से कितने हैं, तो ये अलग अलग प्रश्न के नेचर से विकल्प भी अलग अलग उत्तर के रूप में सामने आएंगे। लेकिन सामान्य तौर पर जब भी कभी आपसे कोई सवाल बनता है या पूछता है कि भाई स्वर कितने होते हैं, तो आपका आंसर 11 होता है। व्यंजन कितने होते हैं, तो आपका आंसर 33 होता है। ठीक है, तो चूंकि मात्राएं स्वरों का छोटा और परिवर्तित रूप होती हैं, और स्वरों की संख्या हमारे पास कितनी होती है, 11 होती है हिंदी भाषा में। ठीक है, तो लेकिन हम मात्रा की परिभाषा क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे मात्राएं क्या हैं, स्वरों का, किसका, स्वरों का, कभी भी व्यंजनों का नहीं, स्वरों का छोटा हो जाता है रूप, छोटा एवं परिवर्तित, परिवर्तित, स्वरों का छोटा एवं परिवर्तित रूप जो व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाए, जोड़कर लिखा जाए, मात्रा कहलाता है। जो व्यंजनों के साथ, किनके साथ, व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है, मिलाकर लिखा जाता है, जाता है, क्या कहलाएगा, ये अर्धविराम लगाया मैं कि आधा वाक्य में मैं रुक रहा हूँ, मिलाकर लिखा जाता है, मात्रा कहलाता है, मात्रा कहलाता है। ठीक, ये छोटा टॉपिक इसलिए उठाया क्योंकि 20 या 25-30 मिनट में मुझे आपको एक बात स्पष्ट करानी है। ठीक है, तो देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ, परिभाषा इतनी कंप्लीट है। किसका, सबसे पहली बात तो मात्राएं किसका रूप होती हैं, भाई स्वरों का रूप होती हैं। किसका, स्वरों का। और स्वरों का मूल रूप नहीं, स्वरों को मूल रूप से व्यंजनों के आगे या पीछे, ऊपर या नीचे नहीं जोड़ते हैं।
बल्कि स्वरों का एक रूप कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। कैसा? छोटा और परिवर्तित। जिस रूप रचना में स्वर मूल रूप में था, ठीक उतना ही आकृति में मात्रा के रूप में नहीं आता है, बल्कि छोटा हो जाता है और साथ साथ परिवर्तित हो जाता है। तो स्वरों का छोटा एवं परिवर्तित रूप जो व्यंजनों के साथ जोड़ा जाए, मिलाकर लिखा जाए, वही मात्रा कहलाता है। कौन मात्रा कहलाता है? किसी स्वर का छोटा और बदला हुआ रूप जो किसी व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाए, उस व्यंजन में उस स्वर की मात्रा कहलाता है। मान लीजिए कि देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ई ह्रस्व ई इस प्रकार होती है मूल रूप में, लेकिन जब ये मात्रा के रूप में परिवर्तित होगी तो इसका छोटा और परिवर्तित रूप कैसे हो जाएगा? इसका छोटा और परिवर्तित रूप ऐसे, यहाँ ये शिरोरेखा है, इस शिरोरेखा के नीचे कोई व्यंजन होगा और उस व्यंजन पर मान सपोज कीजिए ये म पर हमने जोड़ा, तो इस ई का ये छोटा और परिवर्तित रूप जो इस आकृति में मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यानी मैं इसको रंग अलग लगा दूँ तो यहाँ देखिए, ये नीले रंग में जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? मात्रा है। किसकी? ई की। अब आप देख ही रहे होंगे, ई थी तो मूल रूप से ऐसी, लेकिन मात्रा के रूप में जब कन्वर्ट हुई, परिवर्तित हुई, तो ये इस रूप में लिखी जा रही है। ये सपोज कीजिए ह्रस्व ऊ इस आकृति में होता है मूल रूप से, लेकिन जब ये मात्रा के रूप में कन्वर्ट होगा तो यहाँ ये शिरोरेखा है। शिरोरेखा मतलब जो व्यंजन या स्वरों के ऊपर, सिर के ऊपर से जोड़ी जाती है। ठीक है, ये सपोज कीजिए म है, हलंत म, और इस पर मैंने छोटा ऊ की मात्रा ये दी। तो जब मैं मुंह कह रहा हूँ तो म की शुरुआती ध्वनि में अंत में ऊ आ रहा है। किसकी मात्रा है? ऊ की। लेकिन कैसे है? इस म के साथ मैंने ऊ को इस रूप में, मूल रूप में नहीं जोड़ा हुआ है। इस ऊ की आकृति ऐसे थी, लेकिन जब मात्रा के रूप में परिवर्तित हुआ तो ये कैसे हो गया? इस ढंग से हो गया। यानी ऊ की मात्रा कैसे होती है? ये व्यंजन है और इस व्यंजन के नीचे कोई ये शिरोरेखा है, शिरोरेखा के नीचे कोई व्यंजन होगा और उस व्यंजन पर इस ढंग से लिख देते हैं हम। तो ऊ की मात्रा कैसी है? ये है। लेकिन क्या मूल रूप में जैसा ऊ दिख रहा था वैसी मात्रा भी दिख रही है? नहीं, छोटी हो गई है और परिवर्तित हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, री ऐसे होता है, लेकिन जब ये मात्रा के रूप में कन्वर्ट होगा तो ये कोई शिरोरेखा है। ठीक है, इसके नीचे कोई व्यंजन होगा और इस व्यंजन के नीचे हम इसे ऐसा लगा देंगे। जैसे म या क ई है तो हम ये री की मात्रा ऐसे लगा दी, या म है तो हमने री की मात्रा ऐसे लगा दी। जब हम ग्रह लिखते हैं तो हम ऐसे लगा लेते हैं। तो ये जो री की मात्रा दिख रही है, ये किसकी मात्रा है? देखो, री की। ये किसकी मात्रा है? री की। ये किसकी मात्रा है? री की। तो री का मूल रूप नहीं दिख रहा मात्रा के रूप में, बल्कि परिवर्तित और बदला हुआ रूप दिख रहा है। ठीक है ना? तो आपको समझ, अब मान लीजिए एक उदाहरण और देखो, जैसे आ है, आ होता तो ऐसा है मूल रूप में, लेकिन जब ये मात्रा के रूप में किसी व्यंजन के साथ जोड़कर लिखा जाएगा तो इस आकृति में लिखा जाएगा। यानी अंग्रेजी के टी के समान जो आपको दिख रहा है, ये आ की मात्रा है। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है, बच्चे समझते हैं कि ये जो मात्रा है ये आ की नहीं बल्कि अ की है। अ की मात्रा इस रूप रचना में नहीं होती है। अ की अलग से कोई मात्रा होती ही नहीं है। जब हम व्यंजन को लिखते हैं तो अ मूल रूप से उसमें शामिल हो जाता है। अगर कुछ बच्चों का तर्क यह रहता है कई बार क्लास में कि ये जो आप आ की मात्रा दिखा रहे हैं ये आ की नहीं है, अ की भी तो ऐसे ही होती है। उनको ऐसा लगता है कि जब हम म लिखते हैं तो ये जो डंडा दिख रहा था हमको ये अ की मात्रा है, जब हम ग लिखते हैं तो ऐसे दिख रहा है ना, जब हम घ लिख रहे हैं तो ऐसे दिख रहा है। तो अब बच्चे तर्क देते हैं कि ये जो मात्रा बन रही है इस ढंग की, ये आ की है, आ की नहीं है, अ की है। थोड़ी देर के लिए मैं आपका तर्क में मान भी लूँ कि ये अ की मात्रा का आकृति ऐसे होती है। तो आप देखिए, मैंने यहाँ र लिखा, मैंने यहाँ ट लिखा, मैंने यहाँ क लिखा, मैंने यहाँ ड लिखा, है ना। तो यहाँ इनमें देखो, इनमें अ की मात्रा संलिप्त है, परंतु इस आकृति में तो नहीं दिखाई दे रही है। और अगर ये अ की मात्रा होती तो ये सभी व्यंजनों के साथ इसी रूप रचना में दिखाई पड़ती हमको। भाई र इस पर अ है, लेकिन इस आकृति में तो नहीं दिख रहा है यहाँ। अगर ये अ की मात्रा है तो यहाँ कहाँ दिख रहा है ऐसा? अगर ये अ की मात्रा है तो क पर इस आकृति में कहाँ दिख रही है? अगर ये ट पर अ है अभी मात्रा के रूप में, लेकिन अगर आप इसको अ की मात्रा समझ रहे हैं तो इस आकृति में ये ट के साथ कहाँ दिख रही है? जब मैं ड कह रहा हूँ तो इस पर भी अ है, लेकिन मात्रा के रूप में इस आकार में तो नहीं दिख रहा है। इससे क्लियर है कि ये अ की मात्रा नहीं है, ये आ की है। और अगर आ की है तो सभी व्यंजनों में इसी आकार में दिखाई पड़ेगी, इसी आकृति में दिखाई पड़ेगी।
ठीक है, म पर लगाएंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा, गा हो जाएगा, घा हो जाएगा, माँ हो जाएगा। यानी क्लियर बात है कि ये जो आकार दिख रहा है स्वर का बदला हुआ रूप, ये अ नाम के स्वर का बदला हुआ रूप नहीं है, बल्कि आ नाम के स्वर का छोटा और परिवर्तित रूप है। इसलिए हम इसको अ की मात्रा नहीं मानते हैं, आ की मात्रा मानते हैं। अ की अलग से कोई मात्रा होती ही नहीं है। जैसे ही हम व्यंजन को लिखते हैं, अ मूल रूप से उसमें शामिल होता है, मूल रूप से ही उसमें अपने आप ही आ जाता है। अलग से हमको 11 मात्राओं का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन अ की मात्रा कभी भी नहीं लिखी जाती है। जैसे ही आपने र लिखा, अब कभी ये कोई नहीं कहेगा कि इस पर अ की मात्रा दो, अ इसमें मूल रूप से शामिल है। अगर आप ये श कह रहे हैं या कोई ये श कह रहे हैं, तो कोई नहीं कहेगा कि अ की मात्रा दीजिए इस पर, अ इसमें मूल रूप से है। जब भी कहेगा, अब वो ये कहेगा कि आ की मात्रा दो तो आप ऐसा देंगे, ई बड़ी ई की मात्रा दो तो आप ऐसा लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा दो तो ऐसा लिखेंगे, ऊ की मात्रा दो तो ऐसा लिखेंगे, बड़े ऊ की दो तो ऐसा लिखेंगे, ए की मात्रा दो तो ऐसा लिखेंगे, ओ की दो तो ऐसे, औ की दो तो ऐसा। ये सभी के एक जैसा ही होगी, ठीक है ना। तो आ की अलग से कोई मात्रा नहीं होती है। तो आप समझे होंगे कि मात्रा कहते किसको हैं? स्वरों का छोटा और परिवर्तित रूप जब व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाए तो इसको मात्रा कहलाता है। और एक काम की बात यह है कि जब हम स्वर का छोटा और परिवर्तित रूप, ऐसा आ नाम के स्वर का छोटा और परिवर्तित रूप ये बना लिया, ठीक है। ये ई थी, इसका छोटा और परिवर्तित रूप ये हो गया साहब, ठीक है। ये ऊ था तो इसका छोटा और परिवर्तित रूप ऐसा हो गया, ठीक है। ये री थी और री का छोटा और परिवर्तित रूप ऐसा हो गया। ये ए था, ए का छोटा और परिवर्तित रूप ये हो गया। अब ठीक है, ये मात्राएं तो हैं, पर जब तक हम इनको व्यंजनों के साथ जोड़कर नहीं लिखेंगे तो ये मात्रा के रूप में पहचान में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। अगर आप ये कहें कि भाई ये क्या है, तो ये सामान्य तौर पर ये नहीं पहचान में आएगा कि ये ए की मात्रा है। ए की मात्रा है, ये कब पहचान में आएगा? जब हम इसके नीचे कोई ना कोई व्यंजन जोड़ेंगे, चाहे तो हम ये म जोड़ेंगे, या चाहे हम ट जोड़ेंगे, या कुछ मान लीजिए ख ही जोड़े, तो ये आकृति ए की है, ये ए की मात्रा है। ये पहचान में तब आ रहा है जब हम इसको किसी व्यंजन के साथ जोड़ रहे हैं। अगर हम व्यंजन के बिना इसको कहीं पर लिख दें, जैसे मैं इसको लिख दूं और आपसे पूछूं कि बताओ ये क्या है, तो ये पहचान में नहीं आएगा कि ये री की मात्रा है। री की मात्रा है, ये पहचान में तब आएगा जब हम इसको किसी व्यंजन के साथ जोड़ेंगे। और मान लीजिए ये व्यंजन म है, तो मैंने ये जोड़ दिया, तो अब समझ में आ रहा है कि ये री की मात्रा है। अगर मान लीजिए ग है और अगर मैं ग के साथ इसको चिपका दूं, जोड़ दूं, तो अब समझ में आ रहा है ये री की मात्रा है। जब हम तृण लिखते हैं तो त पर री की मात्रा इस ढंग से लगाते हैं, तृण है ना, तृण है ये। तो ये अब समझ में आ रहा है कि ये किसकी मात्रा? री की मात्रा है। यानी कोई भी मात्राएं जो स्वरों का छोटा और परिवर्तित रूप होती हैं, स्वरों का छोटा और परिवर्तित रूप ही मात्रा है। लेकिन ध्यान रखना, तब है वो मात्रा, तब पहचान में आ रहा है कि वो मात्रा है जब हम उसको किसी व्यंजन के साथ जोड़कर लिख रहे हैं। तो परिभाषा आपको समझ में आई होगी। स्वरों का छोटा और परिवर्तित रूप मात्रा है, बेशक है, परंतु कब है? जब हम उसको किसी व्यंजन के साथ जोड़ करके लिखते हैं। और अगर व्यंजन के साथ जोड़कर नहीं लिख रहे हैं तो वो मात्रा है या क्या है, कौन किस प्रकार का लेखन चिन्ह है, ये पहचान में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आएगी कि मात्रा किसको कहते हैं। स्वरों के छोटे और परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं, जो व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है। दो बातें अवश्य बोलनी है, स्वरों का छोटा एवं परिवर्तित रूप, और दूसरी बात क्या बोलनी है? जो व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है मात्रा कहलाता है। तो क्लियर हुई बात। मात्राएं किसकी हैं? स्वरों का और छोटा। स्वरों का छोटा और परिवर्तित रूप है, लेकिन लिखी किसकी साथ जाएंगी? वो क्या किसी एक स्वर का छोटा और परिवर्तित रूप किसी दूसरे स्वर के साथ जोड़कर लिखा जाएगा? बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। स्वर का छोटा और परिवर्तित रूप ही मात्रा है, पर तब जब हम उसको जिसके साथ जोड़ रहे हैं वो अनिवार्यता व्यंजन हो, स्वर नहीं। एक स्वर की मात्रा दूसरे स्वर पर कभी नहीं लिखी जाती। मात्राएं स्वरों की होती हैं, लेकिन लगती किस पर हैं? वो जरूर व्यंजनों पर लगती हैं। ठीक है। और व्यंजन की क्या व्यंजन भी कभी परिवर्तित होकर मात्रा का रूप लेता है? कभी भी नहीं लेता। मात्राएं बनती किसकी हैं? स्वरों की बनती, व्यंजनों की कभी नहीं बनती। और स्वरों की बनती तो हैं, परंतु स्वर पर नहीं लगती, बल्कि किस पर लगती हैं? व्यंजन पर लगती हैं। ठीक है। तो चलिए, ये बात क्लियर हुई। अब देखिए, मात्राएं होती कितनी है, मात्राओं की संख्या कितनी होती है हिंदी भाषा में? जब हम व्यंजनों को लिखते हैं तो कितने प्रकार की मात्राओं को हम प्रयोग करते हैं? ये सीधा सवाल है। ठीक है। अब अधिकांश बच्चे इसका सीधा उत्तर ये कहते हैं कि मात्राएं भाई 11 होती हैं। क्यों? वो ये कहते हैं कि अभी तो आप कह रहे थे कि मात्राएं स्वरों का छोटा और परिवर्तित रूप हैं, और स्वर तो आप ही ने अभी कहा कि 11 होते हैं, तो मात्राओं की संख्या भी सीधे सीधे अपने आप ही निकल आएगी 11। लेकिन यहाँ पर ये बात उल्लेखनीय है, बतानी जरूरी है
कि मात्राएं स्वरों का छोटा और परिवर्तित रूप ही होती हैं, ये बात ठीक है। परंतु स्वर अ प्रत्येक व्यंजन में लेखन की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो प्रत्येक व्यंजन में ये मूल रूप से शामिल होता है, इसके अलग से कोई मात्रा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जब हम बात करते हैं लिखते वक्त लेखन की दृष्टि से जब देखें मात्राओं की संख्या तो 11 न होकर के मात्राओं की संख्या 10 मानी जाती है, क्योंकि 10 स्वरों का को ही हम मात्रा के रूप में परिवर्तित करके व्यंजनों के साथ संलिप्त करते हैं, जोड़ते हैं, चिपकाते हैं। जैसे देख लीजिए इधर देखिए, मैंने एक छोटा सा चार्ट बना रखा है। ऊपर तो स्वर लिखे हैं और आप निश्चित तौर पर गिन रहे होंगे कि स्वर ऊपर कितने दिख रहे हैं, 11 दिख रहे हैं। देखिए स्वर दिख रहे हैं ऊपर 11। तो ऊपर वाला जो कॉलम है वो किसका है भाई, स्वरों का है। ठीक, अब हमने कहा कि मात्राएं स्वरों का छोटा और परिवर्तित रूप होती हैं, तो नीचे मैंने मात्रा लिखी है स्वर की। कौन स्वर किस तरह की मात्रा के किस आकृति में मात्रा के रूप में बदलता है। अ के नीचे कॉलम क्रॉस करा हुआ है, काटा हुआ है। क्यों काटा हुआ है, क्योंकि अ की अलग से कोई मात्रा होती ही नहीं है। किसी भी आकार में अ की मात्रा दिखाई नहीं जा सकती है। हम व्यंजन लिखते हैं तो अ इसमें मूल रूप में शामिल रहता है। आपने र लिखा, आपने क लिखा, आपने म लिखा, आपने ट लिखा, आपने ड लिखा। अब इस पर मात्रा अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अ की मात्रा इस पर शामिल है। अलग से देना चाहोगे तो आ की मात्रा देनी पड़ेगी आपको, ऐसे सभी व्यंजनों पर। बड़ी ई की देना चाहोगे तो ऐसे, छोटी ई की देना चाहोगे तो ऐसे, ऊ की देना चाहोगे तो ऐसे, सब पर, है ना। तो आ का कॉलम आपको खाली दिख रहा होगा, क्योंकि आ की मात्रा अलग से न होती ही नहीं है। हमने व्यंजन लिखा और अ उसमें खुद ही शामिल हो गया। आ की मात्रा होती कैसे है, ये दिख रहा है अंग्रेजी के टी के समान। तो ये सिरो रेखा है, इसके आगे कोई व्यंजन होगा और व्यंजन के आगे हम इस तरह से इसको लिख देते हैं। ई की मात्रा, ये कोई यहाँ पर ये सिरो रेखा है, यहाँ पर कोई व्यंजन आ गया। सपोज कीजिए ये व्यंजन ट है, तो हमने इसके आगे से इस तरह से दे दिया। तो ये जो मात्रा है ये छोटी ई की है। बड़ी ई की मात्रा देनी होगी तो हम ऐसा लिख लेंगे। छोटे ऊ की मात्रा देनी होगी तो हम ऐसा लिख लेंगे। बड़ी ऊ की मात्रा देनी होगी तो ऐसा लिख लेंगे। ए की मात्रा देनी होगी तो ऐसा लिख लेंगे। ओ की देनी होगी तो ऐसा कर लेंगे, है ना। ए की देनी होगी तो ऐसा कर लेंगे। औ की देनी होगी तो 2 मात्राएं ऊपर और एक आगे। अगर री की देनी होगी तो ऐसा कर लेंगे। तो ये साफ साफ दिख रहा होगा कि ये मात्राएं कितनी हैं, 10 हैं। तो देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 मात्राएं ही हमको अलग से लिखनी पड़ती हैं व्यंजनों के साथ। अ की कोई मात्रा होती नहीं है। तो अगर सवाल ये आता है अब कि हिंदी में लेखन की दृष्टि से देखें तो मात्राएं कितनी होती हैं, तो आपने 10 कहना है। और अगर बाई चांस लेखन शब्द ना भी जोड़े, ये कहे कि हिंदी में कितनी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, मतलब जब हम लिखते हैं तो तब आपका आंसर कितना होगा, 10 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब ठीक है, ये मात्राएं हैं, ये स्वरों का छोटा रूप है और लिखना हमने इनको किसके साथ है, व्यंजनों के साथ लिखना भाई। ठीक है, तो इनका प्रयोग करना कैसे है, इनका प्रयोग कैसे करना है। अब बहुत सीधी सी बात है, इनका प्रयोग कैसे करना है। मुझे नहीं लगता कि भाई आपको कुछ दिक्कत होती होगी कि मात्राओं को व्यंजनों के साथ जोड़ करके कैसे लिखना है। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ र के साथ ही मात्रा को जोड़ना सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। वो इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, मैं आपकी हेडिंग अब यहाँ लिख रहा हूँ कि स्वर, और स्वरों में भी कौन, ह्रस्व और दीर्घ उ। स्वर ह्रस्व उ, स्वर उ का र व्यंजन के साथ मेल, ये आपको हेडिंग के रूप में मैं दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्वर सीधे आप ऊ पर क्यों पहुंच गए। शुरुआत तो अ आ ई से थी, तो आप ऊ की ही बात क्यों कर रहे हैं, पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा। और दूसरा सवाल दिमाग में ये आएगा कि ऊ की ही मात्रा सही, कोई बात नहीं, परंतु र से पहले भी तो व्यंजन और बहुत सारे हैं, उन पर लगाना क्यों नहीं सिखा रहे। 2 सवाल आपके दिमाग में आते हैं जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ कि मैंने हेडिंग क्या डाली, स्वर ऊ
कौन से स्वर? ह्रस्व और ऊ की मात्रा लगाना सिखा रहा हूं साहब। किस पर? व्यंजन किस पर? र पर। तो दो सवाल लाजमी हैं कि सीधे सीधे स्वर ऊ की क्यों बात कर रहे हैं, इनसे पहले तो अ आ ई भी हैं, इनकी मात्रा लगाना क्यों नहीं सिखा रहे, एक सवाल। दूसरा सवाल, सीधे आप र पर क्यों पहुंच गए, व्यंजन र पर क्यों पहुंच गए, मात्रा र पर मात्रा लगाना क्यों सिखा रहे हैं? र से पहले भी तो क वर्गीय व्यंजन है, च वर्गीय, ट वर्गीय, त वर्गीय, प वर्गीय, य है, तब जाके र है। तो सीधे र पर क्यों पहुंचे? तो इन दोनों सवालों का उत्तर यह है कि मैं स्वर ऊ की ही मात्रा लगाना इसलिए सिखा रहा हूं, और वो भी किस पर? र पर। क्यों? क्योंकि र पर अ की मात्रा लगाने की जरूरत है नहीं, र जब आप लिखते हैं तो खुद ही आ जाता है। और आ की मात्रा र पर ही क्यों ना हो, किसी भी पर क्यों ना हो, आप जानते हैं इस प्रकार डंडे के रूप में आगे लिख देते हैं हम। छोटी ई की मात्रा र पर लगाओ चाहे क पर लगाओ, ये ऐसे ही लगाते हैं हम। बड़ी ई की मात्रा र पर लगाओ तो ऐसे ही लगती है, क पर लगाओ तो ऐसे ही लगती है, म पर लगाओ तो ये इसी आकार में लगती है। ए की मात्रा चाहे तो मैं र पर लगाऊं तो ये ऐसे ही लगेगी, क पर लगाऊं तो ये ऐसे ही लगेगी, म पर लगाऊं तो ये ऐसे ही लगती है, ट पर लगाऊं तो ये ऐसे ही लगती है। तो ये सबको मालूम है। इसलिए अ आ ई ए ऐ ओ की मात्रा लगाना चाहूं तो र पर ऐसे लग जाएगी, क पर भी ऐसे लग जाएगी, म पर भी ऐसे लग जाएगी। तो मैं इन पर नहीं लगाना सिखा रहा हूं। अब रहा सवाल कि र पर ऊ की ही मात्रा क्यों लगाना सिखा रहा हूं, कि र पर मात्रा ऊ की लगती तो है, परंतु बीच में लगती है कुछ और व्यंजनों से अलग लगती है, और व्यंजनों के समान नहीं लगती है ऊ की मात्रा र पर, इसलिए र पर सिखा रहा हूं। अब आप बोलेंगे और पर से मतलब क्या? जैसे मैं क पर छोटा ऊ की मात्रा लगाऊं तो ये इस आकार में लगता है, म पर लगाऊं तो ये इस ढंग से ही लगता है, ट पर लगाऊं तो ये इसी ढंग से लगता है, बड़े ऊ की मात्रा लगाऊं क पर तो ये ऐसे ही लगेगा, ऐसे ही लगेगा, ऐसे ही लगेगा। तो इसलिए र को ही छोड़कर मैं इन सब को छोड़कर के मैं र पर ही सिखा रहा हूं, क्योंकि र पर मात्रा ऊ की मात्रा कुछ अलग प्रकार से लगती है। कैसे वो अलग प्रकार क्या है देख लीजिए। यहाँ देखिए वो अलग प्रकार क्या है। जब हम र पर ऊ की मात्रा लगाते हैं, यानी र के साथ अगर ह्रस्व ऊ उच्चारण में आ रहा होगा, तो हम इस र पर मात्रा नीचे न लगा करके बीच में लगाते हैं, ऐसे करके। और जब र पर दीर्घ ऊ की मात्रा आ रही होती है उच्चारण में, तो तब हम इसको र पर ही लगाते, तो बीच में ही है लेकिन आकृति में बदलाव हो जाता है। अब देखिए र की मात्रा ये है दोनों जगह पर लगी, र पर ही ऊ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन आकृति दोनों की अलग अलग बन रही है। रु और रू। अब आप कहेंगे, अधिकांश बच्चे ये भी कहेंगे कि हमको ये भी मालूम है कि र पर मात्रा ऐसे करके नहीं लगती है, छोटे ना बड़े ऊ की, न तो छोटे ऊ की लगती है ऐसे और न बड़े ऊ की लगती है जैसे हमने ये लगा रखी, जैसे और व्यंजनों पर लगती है, हमको ये भी मालूम है। हाँ अच्छी बात है, आपको हो सकता है कुछ बच्चों को मालूम भी हो कि र पर नीचे से नहीं लगाई जाती ऊ की मात्रा, बल्कि बीच में चिपका कर लगाई जाती है। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आपकी गलती ये रहती है कि आप र पर ऊ की मात्रा जानते हैं कि बीच में लगती है, लेकिन आप दोनों मात्राओं को एक समान ही लिखते हैं, इनमें अंतर नहीं जानते हैं। और कुछ ये भी मैं नहीं कह रहा कि भाई सभी लोग जो मेरे को देख रहे हों या कभी क्लास में बैठते हैं, सभी लोगों को नहीं मालूम होता है। अधिकांश बच्चों को र की मात्रा, र पर ऊ की मात्रा बीच में लगती है, परंतु ज़्यादातर बच्चे जानते हैं कि ये एक ही आकार में दिखे, छोटा हो या बड़ा, ऊ र पर इसी समान लिखा जाता है, लेकिन ये गलती है। यह शुद्ध वर्तनी में आपके काम आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम रुपया नाम का शब्द लिखें, यह शुद्ध वर्तनी में रहता है, तो रुपया शब्द में आप ये मत सोचिए कि र को अगर हम ऐसे भी लिखें तब भी ये ठीक है, और र को अगर ऐसा लिखें तब भी ठीक है। ये दो शब्द हैं रुपया लिखा हुआ है, इसमें ये अशुद्ध वर्तनी है और ये शुद्ध वर्तनी है। अब आप कहेंगे दोनों ही जगह ऊ की मात्रा बीच में ही तो लगा रखी है, तो शुद्ध अशुद्ध का सवाल कहाँ से उठा? सवाल यहाँ से उठा कि उच्चारण को देखो, रुपया की रुपया, रुपया। जैसे मैं कहता हूँ भुलक्कड़ शब्द है, भुलक्कड़, तो भ पर मैं क्या लगाता हूँ? छोटा ऊ की मात्रा। अगर मैं कहता हूँ भूल तो मैं क्या लगाता हूँ? बड़े ऊ की मात्रा। तो जिस प्रकार यहाँ उच्चारण को सुनते हुए भुलक्कड़ ऐसा लिखते हैं ना, जब हम उच्चारण यहाँ सुनते हैं कि भ पर क्या आ रहा है? दीर्घ ऊ आ रहा है, तो हम भूल बड़ा ऊ की मात्रा लगा रहे हैं। अगर छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ का उच्चारण हो रहा है तो हम छोटा ऊ की मात्रा लगा रहे हैं। तो ठीक ऐसे ही आपने र पर भी ऊ का उच्चारण सुनना है और ये देखना है कि र के साथ
ह्रस्व ऊ का उच्चारण हो रहा है तो र को लिखने का तरीका ऐसे होगा, बिल्कुल सीधा, ये पूंछ टाइप की बनानी है इसकी। और अगर र पर दीर्घ ऊ का उच्चारण हो रहा है तो इसको इस तरह से घुमाना होगा थोड़ी सी। देखिए ये थोड़ा आगे करिए और इस ढंग से और क्लियर कर लूँ, ऐसे करके और ऐसे करके ये लिखा होता है, थोड़ा सा घुमाया रहता है। ठीक है, तो ये अब अगर शुद्ध वर्तनी के लिए आ गया कि भैया इनमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। सवाल बनेगा कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें, वर्तनी का चयन करें मतलब चुनें। अब मैं विकल्प दे रहा हूं आपके सामने, देखिए शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। एक शब्द है इसमें रुकावट, दूसरा शब्द है इसमें रूप, तीसरा शब्द है इसमें रूस, चौथा शब्द है इसमें गुरु। अब देखिए, और अगर मैं एक विकल्प दे दूं, सब एक विकल्प डी की जगह मैं यहां दे दूं, सभी उपर्युक्त सभी शुद्ध हैं, या 5 विकल्प बना लूं, उपर्युक्त सभी शुद्ध हैं, उपर्युक्त सभी शुद्ध हैं। तो अधिकांश बच्चे क्या कर लेते हैं कि उपर्युक्त सभी शुद्ध हैं, इसको टिक लगा देंगे। क्या सोचकर? ये सोचकर कि र पर ऊ की मात्रा बीच में लगती है और सब पे लगी हुई है, ठीक लगी हुई है, देख लीजिए। लेकिन इसमें शुद्ध वर्तनी केवल एक है। अब बताइए कौन सी है, यहाँ देखिए। इसीलिए मैंने सारी कहानी सुनाई कि र पर ऊ की मात्रा लगती बेशक बीच में है, लेकिन आकृति में दोनों में अंतर आता है। अगर र के साथ ह्रस्व ऊ का उच्चारण होता है तो आकृति मैंने क्या बताई थी कैसे बनेगी, र की इस ढंग से बनेगी, और आप बोर्ड पर चुनिए देखिए। और अगर र पर बड़े ऊ की मात्रा आ रही है तो इस ढंग से लगेगी। ये मैंने दो यहाँ पर अलग रंग से लिख लेता हूँ, रेखांकित कर लेता हूँ। अब ये होता है, अगर र है प्लस छोटा ऊ है तो ऐसे बनेगा, र है और प्लस इस पर बड़ा ऊ है तो ऐसे बनेगा। अब यहाँ चेक करो, रुकावट लिख दिया मैंने, यानी बड़े ऊ का मात्रा लगा दिया र पर, तो ये गलत हो गया। रुकावट गलत हो गया, होना क्या चाहिए था रुकावट, तो यानी क्या होना चाहिए था यहाँ पर र पर मात्रा होनी चाहिए थी छोटे ऊ की, तो ये ऐसे होना चाहिए था रुकावट। और मैंने क्या कर दिया, रू बड़ा लगा दिया, र पर बड़ा ऊ की मात्रा लगा दी, इसलिए ये गलत हो गया। देखिए रूप, ये ह्रस्व ऊ की मात्रा लग गई जो कि गलत हो गया। रूप नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था रूप। तो देखिए र पर यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगनी चाहिए थी, तो इसको लिखा जाना चाहिए था रूप, इसलिए ये भी गलत हो गया भाई विकल्प। ये तो गलत था ही, ये भी गलत हो गया। रूस जब लिखते हैं तो रूस नहीं बल्कि रूस। अब आप देखिए रूस इसमें ठीक लिखा हुआ। अगर मैं इसको गलत कर रहा होना चाहूँ आपसे, तो इस पर मैं छोटा ऊ की मात्रा लगा दूं और ये तब कैसे हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये इसका गलत रूप है, तो रूस नहीं होता बल्कि रूस होता है। ठीक है, तो ये शुद्ध वर्तनी सही लिखी हुई है जो मैंने गोला कर दिया है। और गुरु शब्द में ग पर किसकी, र पर किस, ग पर तो ह्रस्व ही ऊ है, लेकिन र पर भी ह्रस्व ऊ की मात्रा आती है, गुरु। गुरु नहीं बल्कि गुरु। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो शुद्ध वर्तनी क्या थी यहाँ पर, रूस नामक शब्द जिस पर जहाँ र के साथ दीर्घ ऊ का प्रयोग किया गया था तो वो ही शुद्ध था, बाकी 3 गलत थे। इसीलिए मैंने र पर ऊ की मात्रा लगानी सिखाई। और र पर ही क्यों लगाई सिखाई, क पर क्यों नहीं? क्योंकि क पर जनरली आप सही कर लेते हैं। जब मैं कहता हूं कुल लिखो तो आप कुल लिख लेते हैं ऐसा, जब मैं कहता हूं कूल लिखो तो आप उच्चारण सुनते हुए लिख लेते हैं, और सभी पर आप ध्यान देते हैं, लेकिन र पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आज के बाद जब भी आपसे कोई इस तरह के शब्द हों जहाँ र पर ऊ की मात्रा लग रही हो, तो आप उच्चारण को सुनिए और उच्चारण के अनुरूप ही आप उस पर मात्रा लगाइए। अगर तो आ रहा है, लिखा जा रहा है रुद्राक्ष, रुद्राक्ष, आपको मालूम होगा रुद्राक्ष कभी भी नहीं बोलता कोई, रुद्राक्ष उच्चारित होता है। तो रुद्राक्ष अगर उच्चारित हो रहा है तो देखो क्या मात्रा आनी चाहिए, ह्रस्व ऊ की मात्रा आनी चाहिए, है ना। र पर किसकी मात्रा आनी चाहिए, ह्रस्व ऊ की। तो अगर रुद्राक्ष लिख रहे हो तो आप ऐसा लगाइए, या रुद्र लिख रहे हैं तो ऐसा लगाइए। अगर आप रूल लिख रहे हैं या नेहरू लिख रहे हैं तो आप उच्चारण देखिए, नेहरू या नेहरू, नेहरू या नेहरू, नेहरू। र पर किसकी मात्रा आ रही है, दीर्घ ऊ की मात्रा आ रही है, तो आप इसको ऐसा लगाइए। ठीक है, तो क्या करेंगे, उच्चारण को ध्यान में रखते हुए आप इस पर बात करेंगे।
तो किसकी मात्रा लगानी सिखाई? ह्रस्व और दीर्घ ऊ की, और वो भी किस पर? केवल र नाम के वर्ण पर। ठीक, औरों पर क्यों नहीं लगाई? क्योंकि औरों पर आपको सभी को मालूम है, आप चौथी पांचवी क्लास के बच्चे हैं नहीं, सबको मालूम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चौथी पांचवी क्लास के बच्चे तो हैं नहीं आप, लेकिन यहाँ पर आप तभी भी गलती करते हैं, इसलिए मैंने केवल इस पर मात्रा लगानी सिखाई, र पर छोटे ऊ और बड़े ऊ की। ठीक, अब ये र की कहानी केवल यहीं पर ही खत्म नहीं हो जाती है। वर्णमाला का जो हमारा र है, इसको जब हम और व्यंजनों के साथ जोड़ करके लिखते हैं तो वहां पर भी कुछ अलग प्रकार से इसको का प्रयोग करा जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो लंबी ना हो रही हो तो मैं ये बात अब इसी में ही स्पष्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो देखिए र को और व्यंजनों के साथ भी किस ढंग से लिखते हैं तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूं। अब ये आपका हेडिंग इधर है कि थोड़ा इंक बदल दें जरा साफ क्लियर दिखे, तो देखिए वाइट का ही लगा लेते हैं, चलिए वाइट लगा लेते हैं। ठीक है, अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं र वर्ण। अब वर्ण होने के लिए जरूरी है कि इसके नीचे मैं हलंत लगाऊं, अगर हलंत नहीं लगाऊंगा तो ये अक्षर हो जाएगा। फिर र वर्ण का अन्य व्यंजनों के साथ मेल, अन्य व्यंजनों के साथ मेल के साथ मेल, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए हिंदी माला वर्णमाला का र एक वर्ण है। जब भी किसी शब्द में आता है, आप जानते होंगे शब्द वर्णों का मेल होता है, वर्णों का सार्थक मेल होता है। वर्णों की सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं, जैसे मर्जी परिभाषा बोलिए। ठीक है, तो जब हम वर्णों को लेकर के कोई शब्द की रचना करते हैं और उसमें अगर र आ रहा हो तो देखिए र की अलग कहानी थोड़ी सी है कि अगर र को तीन प्रकार से लिखा जाता है, आप अच्छे से जानते होंगे। जब हम एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ धैर्य, तो आप ये देखो यह ऊपर क्या है? र है। अगर मैं कहता हूँ क्रम, तो क के पाई पर क्या लिखा हुआ है? या र लिखा हुआ। अगर मैं कहता हूँ ट्रक या ड्रामा या ड्रिल या ड्रम कह दिया मैंने, तो देखो ये र लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे, मैं इंक बदल देता हूँ ताकि आपको अलग दिखे। देखो क्या, ये जो मैं गोला कर रहा हूँ ये भी र है, ये जो मैं यहाँ गोला कर रहा हूँ ये भी र है, और ये जो मैं यहाँ गोला कर रहा हूँ ये भी र है। तो र के तीन रूप हैं, र को तीन प्रकार से व्यंजनों के साथ लिखा जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे र के ही पीछे क्यों पड़े हैं? और व्यंजनों के साथ ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है कि कोई और व्यंजन किसी व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लिख दिया जाए, यहाँ पर जोड़ दिया जाए, इस रूप में लिखा जाए। र एक ऐसा वर्ण है जो, और जब हम इसको, ये जब शब्दों के साथ आता, शब्दों में और व्यंजनों के साथ आता है तो इसका लेखन का ढंग है वो थोड़ा सा बदल जाता है। इसलिए मैं इन तीन कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि जब किसी भी शब्द में, क्या कह रहा हूं, किसी भी शब्द में किसी व्यंजन से पूर्व हलंत र का उच्चारण होता है, किसी भी व्यंजन में, किसी भी शब्द में किसी व्यंजन से पहले अगर आधा र उच्चारित हो रहा हो, बोला जा रहा हो, तो जब आप इसको लिखेंगे, सपोज कीजिए जैसे आप कह रहे हैं कार्य, तो आप कार्य बिल्कुल नहीं बोलते। अगर तो बोल रहे होते कार्य, उच्चारण में ही कार्य आ रहा है तो आप तब समस्या कुछ नहीं है, का य और र को ऐसा ही लिख लीजिए, कार्य हो जाएगा। लेकिन कार्य तो लिखा ही नहीं जाता, लिखा जाता है कार्य। र कैसा है? बिना स्वर के उच्चारित हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर र बिना स्वर के उच्चारित हुआ है तो क्या नाम है, जो व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित होते हैं उनको तो हम आधा लिख लेते हैं या फिर हलंत लगाते हैं। जब कोई भी व्यंजन बिना स्वर के बोला जा रहा होता है तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम उसको आधा लिख लें, और कुछ व्यंजन ऐसे भी हैं जिनको आधा लिखा नहीं जा सकता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उनके नीचे हलंत चिह्न का प्रयोग करते हैं। लेकिन र एक ऐसा अनोखा वर्ण है वर्णमाला में कि जब इसका उच्चारण स्वर के बिना हो रहा हो तो इसको आधा लिख ही नहीं सकते हैं, और जो दूसरी कंडीशन है कि हम इसके नीचे हलंत लगाएं तो इसके साथ हलंत लिखने की व्यवस्था भी नहीं है। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं हलंत लगाना चाहूँ तो इस पर हलंत के द्वारा स्पष्ट नहीं करते हैं इसको। तो क्या करते हैं, अगर किसी व्यंजन से पहले हलंत र बोलने में आधा आया हो,
किसी व्यंजन से पहले हलंत र हो, मतलब बिना स्वर के र बोला जा रहा हो, तो जब आप उसको लिखेंगे तो इस र को उठा करके आप रेफ के रूप में य पर चिपका देंगे। तो यानी आप जब आप इसको लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए मैं कई सारे एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद, अगर होता आशीर्वाद, आशीर्वाद र पूरा, तो र पर र को तो पूरा ही लिखना था, लेकिन आशीर्वाद नहीं होता बल्कि आशीर्वाद होता। आशीर्वाद, र कैसा है, बिना स्वर के बोला जा रहा है, तो बिना स्वर के बोला जा रहा है तो इसको आधा लिखना चाहिए था, लेकिन आधा तो र को लिखा ही नहीं जा सकता, कोई युक्ति नहीं आधा लिखने की। तो हमारे पास दूसरा विकल्प क्या था, हम इसके नीचे हलंत लगाते, लेकिन र एक ऐसा वर्ण है वर्णमाला में जिसको कि हलंत चिन्ह के द्वारा नहीं लिखते हैं। जिस व्यंजन से पहले इसका उच्चारण हुआ है बोलते वक्त, उस व्यंजन के ऊपर रेफ नामक चिन्ह के द्वारा इसको दर्शाते हैं। तो ये कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, ये ऐसे लिखा जाएगा, देखिए आ शी और वा के ऊपर ही हम इसको यहाँ जोड़ देंगे और ये हो जाएगा आशीर्वाद। तो ये जो मैंने चिन्ह बनाया इसको कहते हैं रेफ, तो रेफ के रूप में इसको यहाँ जोड़ देते हैं। तो किसी भी व्यंजन से पहले अगर हलंत र उच्चारण में आए तो जब आप इसको लिखें तो जिस व्यंजन से पहले यह आधा बोला गया था, बिना स्वर के बोला गया था, उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लिख दीजिए। और अगर आप इसको ऐसे ही लिखेंगे तो यह व्याकरणिक त्रुटि होगी, इसको ऐसे लिखने का विधान नहीं है। क्या करेंगे, जिससे पहले ही आया हो, जैसे सपोज कीजिए मैं अभी कार्य की बात कर रहा था, तो कार्य में आप इसको कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, धैर्य में र पर चिपका देंगे। अगर आपको दर्रा लिखना, देखो दर्रा, तो दर्रा शब्द मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए, तो उच्चारण करके देखिए दर्रा, ये र आधा है, दूसरा र आ की सहायता से बोला गया है। अब हलंत र, आधा र, खुद र के पहले ही क्यों ना पढ़ रहा हो, हलंत र किसी भी व्यंजन से पहले अगर उच्चारण में आया है, खुद र से पहले ही आया है बाय द वे, तो हम जिससे पहले इसका उच्चारण बिना स्वर के हुआ था उसके ऊपर रेफ के रूप में इसको लिख देंगे। तो हम इसको दर्रा शब्द ऐसा लिख लेते हैं और इसको ऐसा ही लिखा जाता है। ऐसा लिखेंगे दर्रा तो व्याकरणिक त्रुटि होगी। तो एक तो कंडीशन यह है कि र अगर किसी व्यंजन से पहले आता है आधा, तो हम उस आधा र को उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लिख लेते हैं। दूसरी कंडीशन इससे भिन्न यह है कि अगर र तो पूरा है किसी व्यंजन में, लेकिन र से पहले कोई व्यंजन अधूरा बोला गया है, बिना स्वर के बोला गया है, जैसे हमने कह दिया भ्रम, तो भ है आधा, र और म ऐसा होता है। तो अगर र से पहले कोई व्यंजन बिना स्वर के बोला जा रहा हो तो यहाँ भी र चैन से नहीं बैठेगा, र उस स्वर रहित व्यंजन की पाई पर आएगा। तो हम इसको ऐसा करके लिख लेते हैं भ्रम, है ना, या हम कर देते हैं क्रम, तो क्रम को ऐसा लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो र क्या कर रहा है, र से पूर्व यदि कोई भी व्यंजन हलंत उच्चारित हो रहा हो, बिना स्वर के उच्चारित हो रहा हो, तो जब आप इसको लिखेंगे तो र को उसकी पाई पर चिपकाएंगे, पर र को पदेन रूप में लिखते हैं फिर यहाँ, ठीक है। अब ये कहाँ काम आएगा, ये बात कहाँ काम आएगी, ये इससे पहले वाली कंडीशन कहाँ काम आएगी, जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे शब्दों का। ये एक कंडीशन मैं पहले और बता देता हूँ, फिर बात वर्ण विच्छेद की करूँगा, ठीक है। वर्ण विच्छेद की बात अगर यहाँ नहीं हो पाएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ठीक है। तो र की एक और कंडीशन है, वो और कंडीशन तीसरी भी बता देता हूँ। र की तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर देखो जैसे हम कहते हैं ट आधा, र और क, अब र से पूर्व कोई भी व्यंजन अगर बिना स्वर के बोला जा रहा हो तो जब आप र को लिखेंगे तो उस व्यंजन की पाई पर चिपकाएंगे, पदेन रूप में लिखेंगे। लेकिन अभी र से पूर्व ऐसा व्यंजन उच्चारित हुआ है बिना स्वर के जिस पर पाई है ही नहीं, सीधा पैर खड़ा पैर है ही नहीं, तो इस र को उठाकर हम इस रूप में इस पर यहाँ चिपकाएंगे। तो ये कैसे लिखा जाएगा, यहाँ से ये ऐसा हो जाएगा ट्रक, ऐसा हो जाएगा। अगर हम कहते हैं ड्रामा या ड्रिल, तो देखो ड आधा, फिर है री और फिर है ल। मूल रूप से ड्रिल ऐसा होता है, डरिल नहीं होता बल्कि ड्रिल होता है, ड्रिल, ड आधा फिर री और ल। र से पहले ड है बिना स्वर के, लेकिन इस ड पर पैर है ही नहीं, इसलिए र कहाँ आएगा, इस ड के यहाँ आ जाएगा नीचे। अब र पर केवल र पर ई की मात्रा भी थी, तो ये ई की मात्रा आप यहाँ से लिख रहे हैं। आपको दिखने में ये लग रहा है कि अब ई की मात्रा ड पर है, लेकिन दोस्तों ये ड पर नहीं है, ये र पर है। ये र है और ये ई की मात्रा र पर है। अब आप कुछ बच्चे ये कहते हैं कि अगर ये र पर है तो र तो भैया यहाँ पर है, तो यहीं पर लगा दो ई की मात्रा ऐसी।
लेकिन मात्राओं को छूनी होती है क्या, सिरो रेखा ऊपर, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं चिपकाई बल्कि यहाँ से लाए। बेशक वो दिखाई पड़ रही है ड पर, लेकिन वो ड पर नहीं, वो र पर है। अगर आप कहते हैं ड्रामा, तो देखिए ड है आधा, फिर रा और फिर माँ, तो डरामा अगर होता तो डरामा आप ऐसे लिखते डरामा, लेकिन दोस्तों डरामा तो होता नहीं है, होता ड्रामा। ड्रामा ड आधा फिर रा और माँ, र से पहले ड है आधा, तो र क्या करेगा इसका पूरा करने के लिए, इसके यहाँ आ जाएगा, चिपक जाएगा नीचे। अब र अकेला नहीं था, र पर आ की मात्रा भी थी, तो हमने आ की मात्रा यहाँ लिया है। अब ये देखने में लग रहा है कि आ की मात्रा ड पर है, लेकिन ये ड पर नहीं है, र पर है। अब आप कहेंगे ये बात हमको कहाँ काम आएगी, जो आपने कहानी सुनाई तीन र की, तीन र के तीन रूपों की जो मैंने कहानी सुनाई, ये आपको काम आएगी वर्ण विच्छेद में। जब वर्ण विच्छेद के लिए सवाल बनेगा, ये कह देगा कि कार्य शब्द का वर्ण विच्छेद क्या है। अब विकल्प अपने आप कर देगा, क हलंत प्लस आ प्लस य हलंत प्लस अ और ऊपर कर लेगा आधा। और ज़्यादातर बच्चे इस विकल्प को ठीक मार के आ जाएंगे कि हाँ भाई ये ठीक है, क्योंकि क पर है आ की मात्रा, य पर आपको यहाँ अ दिख रहा था और र कैसा दिख रहा था, आधा, जबकि ये गलत है। तो इसका सही रूप क्या होगा वर्ण विच्छेद के लिए, क आधा है, बेशक है, इस पर मात्रा लगी है आ की, और इस य से पहले किसका जगह था यहाँ पर, प्लस आ हलंत र था, यहाँ यह हलंत था तभी तो ऊपर रेफ के रूप में गया था, और ये य पर अब किसकी मात्रा है, अ की, ये लास्ट में। आप इस ढंग से इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। सपोज ये तो ये इसका वर्ण विच्छेद ये है। हालांकि वर्ण विच्छेद एक नया अगला एक कोई और वीडियो में भी मैं विस्तार से और कठिन कठिन शब्दों का आपके सामने करूंगा। अगर मान लीजिए ये शब्द आ गया कि द्रव शब्द का वर्ण विन्यास कीजिए, वर्ण विच्छेद कीजिए, वर्ण विश्लेषण, तो अब बच्चे क्या, एक विकल्प वो जरूर ऐसा देगा, द प्लस अ प्लस आधा र प्लस व और अंत में अ, ये विकल्प जरूर रहेगा, और बच्चे अधिकांश बच्चे इसी को सही करके आएंगे, जबकि ये सही नहीं है, गलत है। तो क्या करेंगे आपको मालूम है यहाँ द आधा है, द उच्चारण में ही आधा था, पूरा कौन था यहाँ, र था, और किसने करा हुआ था, अ ने करा हुआ था, अ पूरा था तभी तो इसकी पाई पर गया था ये, और व और अंत में अ, तो यानी इसका वर्ण विच्छेद इस ढंग से है। अगर मान लीजिए ड्रामा शब्द आ गया वर्ण विच्छेद के लिए, तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए ये ड्रम आ गया, ड्रम या ड्रामा है ना, ये शब्द है ड्रामा, तो आपको मालूम है यहाँ आधा ड है, र आ के साथ है, तो आप क्या करेंगे, ड आधा है भाई, बिना स्वर के है, ये क्या है यहाँ र, और ये आ की मात्रा किसके साथ है, आ र के साथ है, और म के अंत में क्या है, आ है। तो आप इस ढंग से इसका विच्छेद कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो मैंने र के तीन रूप बोले, र रेफ के रूप में ऊपर लिखा जाता है, र पदीन रूप में लिखा जाता है, र व्यंजनों के साथ नीचे जोड़ करके लिखा जाता है हंस पद के रूप में। हंस पद ऐसे होता है, विराम चिन्हों में आपने पढ़ा होगा, इसको त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। तो इस आकृति में ये किसी व्यंजन के साथ यहाँ जोड़ा जाता है, तो ये भी र ही है, ठीक है। तो चूंकि थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो और वर्ण विच्छेद या जब मैं मात्राएं किसी भी शब्द में कितने अक्षर हैं, किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद कैसे करना है, किसी भी शब्द में कितने अक्षर हैं, जब आता है द्विअक्षरी है, तीन अक्षरी है, तो तीन छोटे छोटे टॉपिकों के साथ मैं एक नया और वीडियो में आऊँगा कि वहाँ काउंट करेंगे हम कि किसी शब्द में अक्षर कितने हैं। एक बात, 4 शब्द हैं, इनको शब्दकोश में अगर लिखना हो, डिक्शनरी, हिंदी की डिक्शनरी में अगर शामिल करना हो, तो किस शब्द को सबसे पहले लिखेंगे, किस शब्द को बाद में लिखेंगे, दूसरी बात, और कुछ और शब्दों का वर्ण विच्छेद भी उस वीडियो में करेंगे। तो यानी 3 अन्य बातों को लेकर के मैं एक वीडियो में और आपके सामने आऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।